गरीब की राखी। उषा अपने बीमार पति और छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उषा के बेटे का नाम अमन था और बेटी का नाम सोनी। दोनों ही भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहते थे। उषा गांव में लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने का काम किया करती थी, जिससे उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उषा बहुत गरीबी से अपना घर चला रही थी। पति की दवाइयों के पैसे भी नहीं हो पाते थे। कई सालों से वो सभी फटे पुराने कपड़े पहनते आ रहे थे। एक दिन उषा के दोनों बच्चे बाहर खेलने जाते हैं। वहाँ सभी लोग रक्षाबंधन की बातें कर रहे थे। सोनी और अमन भी घर आकर अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, रक्षाबंधन आने वाला है। आप इस बार हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ तो दिलवा रही हैं ना? हाँ माँ, मैं भी भाई के लिए बहुत खूबसूरत सी राखी लूंगी। और मुझे तोहफे में क्या मिलेगा? बच्चों की ये बातें सुनकर उषा बहुत दुखी हो जाती है। अरे बेटा, तुम लोगों को तो घर की सारी स्थिति पता है। अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जिससे हम बाकियों की तरह त्योहार मना सकें। बेटा, जब हमारे पास पैसे आएंगे तब हम भी धूमधाम से सारे त्योहार मनाएंगे। तब तक के लिए सब्र कर लो बेटा। अरे माँ, बस करिए। हर साल आपकी ये झूठी बातें सुन सुनकर मैं सच में परेशान हो गया हूँ। रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अमन, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर, समझा? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से, कोई त्योहार नहीं मनेगा। अपने पिताजी की डांट सुनकर अमन रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। सोनी भी अमन के पीछे पीछे आ जाती है। अरे ये आपने क्या किया? बच्चों को इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। अरे उनका हृदय तो कोमल होता है। मैं उन दोनों को प्यार से समझा दूंगी। अरे उषा, मैं भी बच्चों को डांटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं भी भला क्या करूँ? अमन रोता हुआ गांव के तालाब के पास आकर बैठ जाता है और सोनी भी उसके बगल में बैठती है। अरे अमन, रो मत। आज तुमने माँ से अच्छी से बात नहीं की ना, अब इसीलिए पिताजी ने तुम्हें डांटा। हाँ सोनी, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ? अरे हमारे सामने सारे बच्चे रक्षाबंधन की बातें कर रहे थे कि वो क्या क्या करेंगे, लेकिन हमारे ही पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ भाई, लेकिन अब ये सब बातें छोड़ो और वापस घर चलो। दोनों बच्चे वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके माँ पिताजी रक्षाबंधन की बातें कर रहे होते हैं। अरे सोनी, लगता है माँ पिताजी हमें बिना बताए कोई तोहफा देने के बारे में सोच रहे हैं, है ना? वो दोनों बाहर खड़े होकर माँ पिताजी की बातें सुनने लगते हैं। अरे बच्चे हैं, सभी को देखेंगे तो जिद तो करेंगे ही ना। हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें सब कुछ दें, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इतनी कम कमाई में तो ढंग से पेट भरना भी मुश्किल है। अब भला इन बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूं? ऐसा बोलते हुए उषा बक्से से पुरानी कान की बालियां निकालती है। अजी, एक काम करती हूँ, इसे ही बेच देती हूँ। इससे कम से कम बच्चों के लिए नए कपड़े और अच्छा अच्छा खाने का सामान तो आ जाएगा। अरे उषा, नहीं, ऐसा मत करो। अरे ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है। अजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमारे बच्चों की खुशी के सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये सारी बातें अमन और सोनी सुन लेते हैं। अमन और सोनी ये सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। अमन को उसकी गलती का एहसास भी होता है। अगली सुबह उषा बालियां निकालने लगती है तो देखती है कि बालियां वहाँ पर होती ही नहीं है। और तभी अमन उनके पास आकर बोलता है,
अरे माँ, क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? अरे हाँ बेटा, लेकिन ये तेरे पास कहाँ से आई? अमन माँ को सारी बातें बता देता है और उनसे माफी भी मांगता है। अरे माँ, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और इन बालियों को बेचकर हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मेरे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं। अगले दिन राखी का त्योहार था और सभी लोग उदास बैठे थे। गांव वाले अपने अपने घर वालों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे थे। सोनी और उषा के घर पर बिल्कुल सन्नाटा था। भैया चलो चलो जल्दी उठो और आओ, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। मुझसे राखी नहीं बंधवानी क्या? सोनी ने अमन के लिए घर पर ही मौजूद धागों से बहुत ही सुंदर राखी बनाई थी। अरे वाह, ये राखी तो बहुत ही सुंदर है, मैं अभी आता हूँ। सोनी अमन को राखी बांधती है और अमन उसे मीठे में शक्कर खिलाता है। माँ, कोई जरूरत नहीं है नई नई चीजों की, बस आपस में प्यार होना जरूरी है, फिर सभी त्योहार हंसी खुशी मनाए जा सकते हैं। हाँ माँ, सोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। और सोनी, मैं बड़ा होकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और तुझे सारे त्योहारों का तोहफा एक साथ जरूर दूंगा। और इस तरह से सभी लोग हंसी खुशी त्योहार मनाते हैं। मोतीपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग थे, मूलचंद, मूलचंद की पत्नी शोभा और उनके 2 बच्चे राजा और तारा। राजा और तारा बहुत ही छोटे थे। गरीबी क्या होती है यह वो दोनों समझ नहीं पाते थे। बाकी बच्चों की अच्छी चीजों को देखकर वह अपने माता पिता से भी उन चीजों को खरीदने की जिद करते थे। मूलचंद और शोभा कभी अपने बच्चों की जिद पूरा नहीं कर पाते थे। इस बात का दुख उन्हें हमेशा रहता था। एक दिन बाहर कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। यह देख राजा और तारा उनके पास आए और बोले, हमें भी खेलना है। एक लड़का उन दोनों से बोला, अरे तुम दोनों कहाँ से आ गए? चलो भागो यहाँ से, आज तक एक गेंद भी तुम लोगों ने नहीं खरीद कर लाया है। हम तुम्हें अपने साथ क्यों खिलाएंगे? जाओ, जाकर बैठो अपनी झोपड़ी में। ऐसा कहकर वह राजा को धक्का दे देता है। राजा रोने लगता है। तारा उसे उठने में मदद करती है। राजा रोते हुए माँ के पास आता है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? क्यों रो रहा है मेरा बेटा? माँ, सभी बहुत गंदे लोग हैं, वह हमें अपने साथ नहीं खिला रहे हैं। आप हमें गेंद खरीद दो, मैं और तारा खुद ही खेल लेंगे, हमें उनकी जरूरत नहीं। यह सुन शोभा सोचती है, एक समय के भोजन का पैसा भी नहीं है और यह गेंद खरीदने की जिद कर रहे हैं। कहाँ से खरीद कर लाओ इनके लिए गेंद? बेटा, वैसे गेंद से तुम दोनों को चोट लग जाएगी। अब मैं तुम लोगों के लिए खुद से बहुत अच्छी गेंद बना कर दूंगी। क्या सच में आप बनाओगे गेंद? हाँ बेटा। शोभा फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करती है और उनका एक गोला बनाती है। उन सभी को मिलाकर सिल देती है। सिलने के बाद गेंद तैयार हो जाता है। उस गेंद को लेकर शोभा राजा और तारा के पास आई। लो बेटा, यह देखो तुम लोगों का गेंद। उसे देख राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ, आप हमें मूर्ख बना रही हो, अब मुझे नहीं चाहिए, यह आप ही रख लो। ऐसा कहकर वह गेंद एक ओर फेंक देता है और चला जाता है। शोभा अपनी किस्मत पर रोने लगती है। तारा, मुझे लगता है हमारे माँ पिताजी हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, तभी तो वो हमें कुछ भी नहीं खरीद देते। बाकियों के माँ पिताजी अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। हम में कौन सी बुराई है जो हमारे माँ पिताजी हमसे प्यार नहीं करते? भैया, आप ही ना कैसी बात करते हो? याद करो, माँ ने हमें परसों ही कहा था कि वह हमसे बहुत प्यार करती है। अगर प्यार करती तो हमारे साथ ऐसा नहीं करती।
तू उनकी वकील मत बन, चल बाहर चलकर घूमते हैं। शाम का वक्त हुआ, मूलचंद घर आया। क्या हुआ जी, कुछ आमदनी हुई या नहीं? आज पूरे दिन सबके पास जाकर काम मांगता रह गया, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भी गुस्से में हैं, उन्हें गेंद चाहिए था, मगर हमारे पास तो खाने का कुछ भी नहीं, गेंद कहाँ से देंगे? अरे क्या बताऊं, रोज कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। हमारा क्या है, हम तो भूखे भी सो लेंगे, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा सुला दें? हाँ, तुम जरा देखो, सही से कुछ भी थोड़ा मिल जाए तो उसे ही बच्चों के लिए बना दो। मैं देखती हूँ। बहुत खोजने पर शोभा को पुराने चावल मिले, वही शोभा ने बच्चों के लिए बना दिया। चावल के साथ कुछ भी न था। राजा और तारा खाने आए। माँ, आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ माँ, जल्दी से खाना दे दो। मूलचंद भी वही पास में बैठा था। शोभा ने खाना परोसा। माँ, केवल चावल ही है क्या आज? अरे बेटा, यह खाओ, आज तुम्हारी माँ ने अलग तरह की चावल बनाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको कैसे पता? माँ, पिताजी को भी खाना दो। अरे बेटा, मुझे तो आज बहुत भूख लगी थी, जैसे ही मैं आया तभी तुम्हारी माँ ने मुझे खाना दे दिया था, इसलिए तो बोल रहा हूँ खाना स्वादिष्ट बना है। राजा और तारा खाना खाने लगते हैं। चावल बहुत पुराना हो चुका था, उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसका स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माँ। हाँ तारा, यह बहुत ही फीका है। माँ, यह बहुत ही फीका है, हमें नहीं खाना, या खाना रहने दो। राजा और तारा खाने पर से उठ जाते हैं और चावल वैसे ही छोड़ देते हैं। शोभा सर पकड़कर बैठ जाती है और पति मूलचंद से कहती है, भगवान ने हमें इतना लाचार बना दिया है कि हम अपने बच्चों को 2 समय का भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं, भूखे ही चले गए दोनों। क्या बोलूं, यह सब देखकर मुझे कितना बुरा लगता है। इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब मैं ही कुछ कमा नहीं पा रहा, जिससे हमारी जिंदगी नहीं सुधर पा रही। आप कोशिश तो कर ही रहे हैं, अब काम नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं? वैसे कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, इस बार पिछले साल से भी बुरा हालत है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, इतनी जल्दी होली आ गई। बच्चे पिचकारी रंग और नए कपड़े की जिद करेंगे, कहाँ से पूरी करेंगे हम? अच्छा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। होली नजदीक आ रही थी, सभी होली की तैयारी में लगे थे। राजा और तारा भी होली खेलने के लिए बहुत उत्सुक थे। बाजार होली के रंगों और पिचकारियों से सज चुका था। राजा और तारा लालच भरी निगाहों से पिचकारी और रंगों को देख रहे थे। वह दोनों माँ के पास आए और माँ से पूछे, माँ, अब तो होली आने में कुछ ही दिन बच गए हैं, चलो ना होली के लिए सभी सामान खरीद लेते हैं। हाँ माँ, पिछले साल हमें नए कपड़े भी नहीं मिल पाए थे, आपने कहा था आप इस साल दिलवा दोगे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, अभी तो कुछ दिन बाकी है, मैं और तुम्हारे पापा ले आएंगे सब कुछ। अब होली आने में 2 दिन ही बाकी थे, लेकिन मूलचंद पैसे इकट्ठा करने में नाकाम रहा था। एक दिन अचानक मूलचंद लंगड़ाते हुए घर पहुंचा और शोभा के पास आकर बैठा। राजा भी वहीं था। माँ, पिताजी को क्या हो गया है? अब पिताजी, अब बोलिए, क्या हुआ है आपको? राजा, सवाल करना बंद करो और जाओ जाकर देखो, तारा बाहर कहीं घूम रही है, उसे घर वापस लेकर आओ। हाँ? लेकिन माँ। जाओ, जाकर तारा को लेकर आओ। हाँ? अब ठीक है, अब जाता हूँ। जैसे ही राजा बाहर गया, शोभा ने कमरा बंद कर दिया और मूलचंद से पूछा, क्या हो गया? आप लंगर कर क्यों चल रहे हैं और हाथ में इतने छाले कैसे पड़ गए? मूलचंद्र शोभा के सामने जोर जोर से रोने लगा। अरे क्या हुआ? अब क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ भी। मैंने सोचा होली आ रही है, बच्चों के लिए रंग, पिचकारी और नए कपड़े खरीद लूंगा, इसलिए एक मालिक की दुकान पर ट्रक से सामान उतार कर पहुंच रहा था। लेकिन जब काम खत्म होने वाला था, उससे पहले ही एक सामान मुझसे नीचे गिर गया और टूट गया।
जिस वजह से मालिक बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने काम के पैसे देने से मना कर दिया और नुकसान के पैसे लौटाने को कहने लगे। मैंने जब उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। शोभा यह सुनकर बहुत दुखी हो गई। अब तो पैसे भी नहीं आ पाए, अब कैसे मनेगी हमारी होली? आप अभी भी होली मनाने की बात कर रहे हैं? अपने हाथों को तो देखिए, भारी बोझ उठाने की वजह से कितने छाले पड़ गए हैं। यह सब तो मैं बच्चों के लिए सह लूं, लेकिन जब सभी बच्चे रंग से खेलेंगे और नए कपड़े और अच्छे भोजन करेंगे, तब मैं अपने बच्चों को उदास चेहरा नहीं देख पाऊंगा। इन सभी चीजों को राजा बाहर खड़े होकर सुन लेता है और दौड़ता हुआ घर से बाहर जाता है। मैं कितना गलत सोचता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए वह हमें कुछ नहीं खरीद कर देते हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है और मन ही मन सोचता है, देखना इस बार हमारी होली जरूर अच्छी मनेगी। मैं खुद काम करूंगा और पैसे कमाकर लाऊंगा। माँ, पिताजी और तारा को होली के दिन खुश कर दूंगा। होली का दिन था। शोभा और मूलचंद बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास जरा भी पैसे नहीं थे। तारा माँ पिताजी के पास आई और बोली, आप लोग जल्दी बाहर आइए, देखिए भैया क्या लेकर आए हैं। वह दोनों बाहर आए तो नए नए सामान देख आश्चर्य में पड़ गए। माँ, हमारी होली भी बाकियों की तरह अच्छी मनेगी। यह देखो, मैंने सारे सामान खरीद लिए हैं। बेटा, यह सब कहाँ से आया? किसने तुम्हें यह सब दिया? माँ, यह सब मैंने खुद के पैसे से खरीदे हैं। क्या? खुद के पैसे से? अब लेकिन कैसे? माँ, पिताजी, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आखिर क्यों आप लोग हमें खुद नया कपड़ा नहीं दिलवा पाते थे? जब आप दोनों बातें कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था। तभी मैंने सोच लिया था मैं इस बार की होली अच्छी मनवा कर रहूंगा। बेटा, तुमने कौन सा काम किया? जब मैं यहाँ से काम की तलाश में निकला तब मुझे गाड़ी धोने वाले की दुकान दिखी। उन लोगों को जब मैंने अपनी समस्या बताई तब उन लोगों ने मुझे काम दे दिया। जिस गाड़ी को मैं धो रहा था उसी गाड़ी का मालिक वहीं पास बैठकर यह सब देख रहा था। जब गाड़ी धुल गई तब वह मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि इस उम्र में काम करने की वजह क्या है। तब मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे बताया कि इस बार मैं खुद के कमाए पैसे से अपने घर वालों की होली अच्छा मनवाना चाहता हूँ। प्रसन्न होकर उसने मुझे ढेर सारे पैसे दे दिए। आज सिर्फ उसकी वजह से ही हमारी होली अच्छी मन पाई है। राजा की बातें सुन शोभा और मूलचंद की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने राजा को गले लगा लिया। अब बस आप सभी रोना बंद कीजिए। हाँ, चलो तारा, जल्दी चलो, रंग से खेलते हैं। पिचकारी उठाओ, जल्दी चलो। हाँ भैया, चलो। उन लोगों ने खुशी खुशी होली का त्योहार मनाया। अब राजा और तारा कभी किसी भी चीज की जिद नहीं किया करते थे और राजा भी कुछ छोटे मोटे काम करके घर में मदद करता था।